गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ पीयूष कुमार। फ्यूचर नीति के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पॉलिटी की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में प्रेम्बल बोलते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें पॉलिटी आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, वहाँ पर सभी जगह पर ये प्रस्तावना में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या फिर इसमें जो इसके जो केसेस है वे पूछ लिया जाता है जो प्रस्तावना से संबंधित है। इसलिए एक ना एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, खासतौर से यूपीएसआई जैसे एग्जाम में, जिसमें पॉलिटी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए करते हैं फ्यूचर की बात, फ्यूचर नीति के साथ। दोस्तों, प्रस्तावना जिसे इंग्लिश में प्रेम्बल बोलते हैं, अगर प्रेम्बल की बात की जाए तो इसको जो जवाहरलाल नेहरू थे, एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान में लेके आए थे। 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान में अंगीकृत कर दिया गया था। जब संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, और संविधान सभा समाप्त हो गई थी। क्योंकि संविधान सभा का जो कार्य था वो था संविधान को बनाना, और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हो गया था, यानी संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, लेकिन अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को ही कर दिया गया था। प्रस्तावना की अगर बात की जाए तो प्रस्तावना का जो स्रोत है वो अमेरिका से लिया गया है, और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों में एक फ़र्क है। जैसे कि भारत में जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से हैं वो लगभग कहीं ना कहीं से लिए गए हैं, कुछ हिस्सों को छोड़ के। जैसे कि प्रेसिडेंट का पद अमेरिका से लिया गया है, इसकी जो हटाने की प्रक्रिया है वो ली गई है। ऐसे ही जितने भी मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, ये किसी न किसी देश से लगभग लिए रहते हैं। ऐसे ही जो स्रोत है, जो प्रस्तावना ली गई है वो अमेरिका से ली गई है। लेकिन अगर इसकी भाषा की बात की जाए, क्योंकि हमने पूरी की पूरी प्रस्तावना एक लिखित है, लिखी गई है, तो उसका जो भाषा का जो स्वरूप है वो हमें ऑस्ट्रेलिया से मिला है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। तो इसके कुछ प्रस्तावना के कुछ पॉइंट हैं मैं जिस पे डिस्कस। संविधान की जो प्रस्तावना है उनके कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर उनको अलग अलग जस्टिफाई, अलग अलग विभाजित किया गया है। जैसे एक है संविधान का स्रोत क्या है, दूसरा आता है संविधान का स्वरूप क्या है, तीसरा है संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान की जो प्रस्तावना है मतलब उसका उद्देश्य क्या है। तो जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो स्रोत है वो क्या है। संविधान की प्रस्तावना का स्रोत है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग क्या जानता है कि मतलब क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी खेल का लोगो हो या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल हो। जैसे कि मेरे यूट्यूब का चैनल का जो मोटिव है, जो स्रोत है, वो हम ये बोलते हैं कि करते हैं फ्यूचर की बात फ्यूचर नीति के साथ। तो ऐसे ही जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, वो है हम भारत के लोग। इसका मतलब ये सिर्फ ये दर्शाना चाहता है कि हम भारत के लोग कौन हैं। जो जितने भी भारत के अंदर जो नागरिक हैं, जिनको भारत की नागरिकता मिली हुई है, वे सभी मिलकर एक जनता बनती है, और वो जनता ही सरकार है। क्योंकि जो सरकार चुनी जाती है वो किससे चुनी जाती है, जनता से। तो इसीलिए आपने सुना भी होगा अब्राहम लिंकन, जो कि एक अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति रहे, प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा भी था कि लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो ये एक तरीके के लोकतंत्र के मजबूत रखने की नींव है, इसलिए कहा गया हम भारत के लोग। दूसरा पॉइंट आता है स्वरूप। प्रस्तावना का स्वरूप क्या है। प्रस्तावना के स्वरूप की बात की जाए तो इसमें 5 पॉइंट दिए गए। 5 पॉइंट मतलब 5 शब्द दिए गए हैं। ये 5 शब्द कौन से हैं। एक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवाद, फिर है पंथ निरपेक्ष, फिर है लोकतंत्र, और 5वां पॉइंट है गणराज्य या फिर गणतंत्र। हम एक एक करके सभी जो शब्द हैं, जो सभी पॉइंट हैं, उन्हें एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों, अगर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात की जाए तो इसे हम संप्रभु भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर कहीं संप्रभु लिखा मिल जाए तो समझ लेना उसका मतलब संपूर्ण प्रभुत्व है। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, यानी संप्रभु। सम मतलब समान, प्रभुत्व माने सरकार। जब सरकार सभी को समान दृश्य है देखे, यानी भारत में जितने भी नागरिक हैं, क्या कोई भी नागरिक ऐसा है जिसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, नस्ल, जनजातीय क्षेत्र, किसी से भी संबंधित हो, वह प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, या वो भारत का राजनीतिक पद कोई सा भी पद ले सकता है। बस एक प्रोसेस के तहत, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को अप्लाई करके आप भारत के अंदर कोई सा भी पद ले सकते हो। तो इसीलिए बोला गया है संप्रभु, यानी जहाँ पर सरकार हो। दूसरा पॉइंट है समाजवाद। समाजवाद क्या है।
दोस्तों जो कार्ल मार्क्स है यूरोपियन कंट्री से, उसने तो वो तो एक यूरोपियन कंट्री का है, तो उसकी परिभाषा अगर आप गूगल पे डालोगे समाजवाद क्या है, तो जो समाजवाद शब्द है, वो समाजवाद जो शब्द है वो उसी ने दिया है, कार्ल मार्क्स ने, लेकिन वो यूरोपियन कंट्री का है, इसलिए जो समाजवाद की परिभाषा है वो यूरोपियन कंट्री में अलग है और भारत में अलग है। तो भारत के संविधान की अगर बात की जाए तो समाजवाद में की वो परिभाषा यूरोपियन कंट्री से बहुत ज़्यादा अलग है। भारत की जो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द है, इसका मतलब ये है कि जो एक उच्च वर्ग के लोग होते हैं, एक कुछ निम्न वर्ग के लोग होते हैं। यहाँ पर मैं जाति भेदभाव की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक आर्थिक फाइनेंशियल तरीके से, जो एक पैसे वाला है, एक गरीब है, तो सरकार पूरा सहयोग करे कि उनके मध्य जो संबंध है वो हमेशा थोड़ा समान बने। आप देखा होगा कि भाई कोई अगर मुकेश अंबानी को जो अधिकार है वही अधिकार आपको भी है। क्या कुछ भी अधिकार संविधान ने ऐसे दिए हैं जो मुकेश अंबानी को अलग है और आपको अलग है? नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो वही सामाजिकता की बात कर रहे हैं कि कोई भी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, उन दोनों के मध्य एक समानता बनी रहे, उन दोनों का एक अधिकार है, वे दोनों ही एक संप्रभु है, उनका एक सम्मान है, तो वो सम्मान हमेशा ही बना रहना चाहिए, उससे कोई फर्क ना पड़े कि कौन पैसे वाला है कौन गरीब है। दूसरा पॉइंट आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है पंथ निरपेक्ष। दोस्तों पंथ निरपेक्ष और एक आता है धर्म निरपेक्ष। आपने धर्म निरपेक्ष हमेशा ही सुना रहता है, क्योंकि चर्चा में रहता है, क्योंकि कहीं भी अगर आप देखते हो कि धर्म से संबंधित कोई ऐसी घटना घट जाए तो बोल देते हैं कि भाई सेकुलरिज्म खतरे में आ गया, क्योंकि जो भारत है वो पंथ निरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो हमेशा ही चर्चा में आता रहता है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों एक ही शब्द है, बस थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ बोलने का फर्क है। पंथ निरपेक्ष ही भारत है, धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष एक का मतलब होता है कि भारत जो गवर्नमेंट है वो सभी धर्मों के विरोधी है, लेकिन विरोधी नहीं है। क्या है पंथ निरपेक्ष? इसलिए शब्द रखा गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत की जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनका भारत की जो सत्ता का, भारत के जितने भी अंदर धर्म हैं उनसे कोई संबंध नहीं है। यानी भारत की जो सत्ता है, भारत का जो प्रमुख है, उसका कोई अपना धर्म नहीं है, भारत की सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है। लेकिन ये एक औपचारिक विधि है। अगर व्यवहारिकता में देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा अर्थ होता भी है, थोड़ा थोड़ा जो संबंध है वो होता भी है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर जो भी ट्रस्ट के नाम पर जो अब्जा होता है, आप देखते हो कि जैसे कि राम मंदिर है, ठीक है, राम मंदिर है, अमरनाथ यात्रा है, ठीक है, अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा दी जाती है, ठीक है, और जो हज के लिए सब्सिडी दी जाती थी, ठीक है, तो ये जितनी भी थी इसमें थोड़ा थोड़ा योगदान गवर्नमेंट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक गुड फेथ में होता है, हमेशा गुड फेथ में मतलब एक अच्छाई के लिए। ऐसा ना हो, ऐसा नहीं करती गवर्नमेंट कि कभी भी कोई मुद्दा या एक पक्षीय विवाद किया जाए या एक पक्षीय रूप रखा जाए। ठीक है। तो भारत की जो सरकार है वो किसी भी एक मजहब के ओर में नहीं झुक सकती, हमेशा ही अपने आप को मजहब से, धर्म से अलग रखेगी, किसी भी जाति भेदभाव में नहीं रखेगी। सत्ता अलग चीज़ है, धर्म, जाति, नस्ल ये बिल्कुल अलग चीज़ है, इनके साथ कोई संबंध सरकार का नहीं होता, वही पंथ निरपेक्ष है। एक शब्द आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र और एक शब्द आता है गणतंत्र। दोनों है क्या? लोकतंत्र और गणतंत्र में ज़्यादातर बहुत सिमिलैरिटी है, तो इसलिए थोड़ा सा अंतर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर अंतर बताऊंगा, अंतर क्या है इन दोनों में। लोकतंत्र और गणतंत्र, इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने एक गिलास लिया, ठीक है, एक गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ है, तो उसमें दो कथन बन सकते हैं। पहला कथन ये कि गिलास पानी से आधा भरा हुआ है, दूसरा कथन ये बन सकता है कि गिलास मतलब आधा गिलास खाली है। बात एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से बोल दिया गया है। ऐसे इसमें बिल्कुल लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जनता का शासन होता है, जनता द्वारा ही एक अध्यक्ष चुना जाएगा जो पूरे ही देश पर शासन करेगा, और एक समय प्रोसेस के बाद दोबारा चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और दोबारा लोकतंत्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जनता में से निकल के। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि जो पितृसत्तात्मक होते हैं कि जब बाहुबली का बेटा ही प्रधानमंत्री वहाँ का राजा बनेगा, ऐसे नहीं होता। तो लोकतंत्र सिर्फ इतना कहता है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनमें से कोई भी व्यक्ति शासन कर सकता है और जनता द्वारा ही शासन किया जाएगा। दूसरे रूप में जो गणतंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ एक बात कहता है कि जो पितृसत्तात्मक हो, माता सत्तात्मक हो, यहाँ पे नहीं चलेगा। यानी यहाँ पे
सिर्फ जो राजा का बेटा राजा बनता है ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर एक प्रोसेस अपनाया जाएगा और जनता शासन करेगी। यहाँ पर सिर्फ जनता नहीं बोला गया, यहाँ पर सिर्फ इतना बोला गया है कि पितृसत्तात्मक नहीं होगा, बस। इसमें बोला गया है कि शासन, लोकतंत्र में बोला गया है कि जनता शासन करेगी, सिर्फ इतना ही है और कुछ अंतर नहीं है इन दोनों में। इसके बाद आया था उद्देश्य। उद्देश्य क्या चीज़ है, यानी भारत, मैंने प्रस्तावना में आपको एक तो बताया संविधान का प्रस्तावना का स्रोत क्या है, दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो जो स्वरूप है वो इन 5 पॉइंटों से मिलकर बनता है। आपको ये 5 के 5 पॉइंट अगर बिल्कुल क्लियर है तो आप उद्देश्य पर आ सकते हैं, क्योंकि हर किसी का एक उद्देश्य होता है। भाई प्रस्तावना क्यों लाई गई है, इसका एक उद्देश्य होगा ना, इसका एक मोटिव होगा कि ये क्यों लाई गई है, तो वो बताते हैं। प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो ये है कि एक तो न्याय मिले लोगों को। न्याय कौन कौन से है, तो ये देखो ये चीज़ पूछी जाती है, कौन सी, ये वाली, कि जो संविधान में प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर एक न्याय है। तो जो न्याय व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था ऐसी है जो न्याय व्यवस्था नहीं है, जैसे कि समाजवाद, आर्थिक, ठीक है, और राजनीतिक, ये जी तीनों के तीनों न्याय है। एक चौथा पॉइंट डाल देंगे कि क्या ये न्याय है, तो वो कह देंगे कि नहीं न्याय है। तो उद्देश्य में, न्याय में केवल 3 तरह के न्याय है, एक सामाजिक न्याय है, एक आर्थिक न्याय है, एक राजनीतिक न्याय है। तीनों ही पॉइंट डालकर चौथा पॉइंट कोई अलग डाल देकर बोलेगी कि निम्न में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं जो प्रस्तावना के, जो न्याय से संबंधित है, कि कौन सी न्याय उद्देश्य नहीं है। एक पॉइंट आता है सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय में आप सभी जानते हो जो समाज में समस्याएं बन रही है, भाई कोई भी घरेलू समस्या होगी, किसी भी तरह की समस्या होगी, वो सामाजिक समस्या है। आर्थिक समस्या यानी जो वो समस्या जो पैसों से संबंधित है कहीं ना कहीं, ठीक है, जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी होगी, किसी की अपनी एक संपत्ति है, ठीक है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, जो भी, मतलब कोई भी एक ऐसा अपराध जिसे करने से धन का नाश हो या धन का हाश हो, उसी के लिए आर्थिक न्याय की व्यवस्था प्रस्तावना में की गई है। एक है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब यह है कि जब कोई राजनीति से संबंधित, यानी कोई राजनीति में जाना चाहता है और उसकी कोई टांग खींच रहा है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा लोकल गवर्नमेंट में जो, जैसे ग्रामीण व्यवस्था है, तो ग्रामीण व्यवस्था में क्या है कि मान लो कोई उच्च वर्ग के व्यक्ति उस गांव में ज़्यादा रहते हैं, कुछ उच्च कास्ट के व्यक्ति, तो जो निम्न कास्ट के व्यक्ति हैं उनको हमेशा ही प्रताड़ित किया जाएगा, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, चुनाव में उठने नहीं दिया जाएगा। तो इसी प्रकार की जो व्यवस्था है वो संबंधित है। जैसे कि आपने कुछ जगह देखा होगा कि वोटें एक्स्ट्रा कर दी जाती है, वोट डुप्लीकेट वोट बना दी जाती है। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको भी एक न्याय के रूप में माना गया है कि यहाँ पे भी अपराध होते हैं। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता। एक है भारत जो उद्देश्य है प्रस्तावना का, वो स्वतंत्रता भी है कि भाई लोग स्वतंत्र रहे। फिर उसके बाद है एकता बनी रहे, ठीक है। ये जितने भी 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट इसीलिए दिए गए, इनका यही उद्देश्य है कि व्यक्ति को न्याय मिले, व्यक्ति को हमेशा स्वतंत्र रहे, भारत के अंदर एकता आए, ठीक है, जितने व्यक्ति हैं उनके अंदर एकता आए, व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। गरिमा बनी का मतलब जो हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म, जाति, नस्ल, लिंग आदि से संबंधित हो, उसकी गरिमा बनी रहे, उसका जो सम्मान है वो हमेशा बना रहे, वो कभी भी अपमानित ना होना पड़े। उसके बाद है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। देखिए राष्ट्र की एकता का मतलब यह है कि राष्ट्र में जितने भी व्यक्ति हैं वो एक होकर चले, ठीक है। जितनी पार्टियां हैं वो अपने आप में चाहे कितना भी लड़े, लेकिन देश के हित में ही हमेशा सोचे, कभी भी अपने आप को राजनीतिक संबंधित मानकर देश का ह्रास ना करे। अखंडता मतलब देश हमेशा ही अखंड रहे, किसी के बलबूते पे न रहे, ठीक है। उसके बाद आता है एक बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब आप जानते हो भाईचारा, ठीक है। हमेशा ही जो भारत के जितने भी नागरिक हैं उनमें सभी में भाईचारा होना चाहिए, तभी भारत एक आर्थिक दृष्टि से ऊपर उभरेगा। अब कुछ पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूँ। एक तो है वीरूबरी संघवाद, और एक है केशवानंद भारती केसवाद। देखो वीरूबरी जो केस है वो तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा, वीरूबरी संघवाद कब आया था, 1960 में आया था, क्यों आया था, सिर्फ ये पूछ लेगा। लेकिन जो केशवानंद भारती केरलवाद स्टेट है, स्टेट भी लग जाता है इसमें, जैसे कि केशवानंद भारती केरल स्टेट केस ऐसे भूल जाता है। कुल मिला के केशवानंद अगर कहीं नाम आ गया तो समझो वो एक ही है, उसमें चाहे फिर स्टेट लगे, केरल लगे, कुछ भी लगे, ठीक है। तो जो वीरूबरी संघवाद था ये आया क्यों था 1960 में? इसमें ये आया हुआ था कि इसमें जजमेंट ये दिया गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है,
उसके बाद एक केस आया केशवानंद भारती केरलवाद 1973 1973। इसमें कहा गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है। इसमें बोल दिया कि हिस्सा नहीं है, इसमें बोल दिया कि हिस्सा है। ये क्यों लड़ाई चल रही है भाई? हिस्सा हो चाहे ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ़र्क पड़ता है, और वो क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी कई शब्द बताए, जैसे कि ये शब्द है क्या, समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद। मान लो ये संविधान आर्टिकल जो संविधान का एक आप मानते हो संविधान का भाग 20 है एक, ठीक है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में आप देखोगे संविधान का भाग 20 है, जिसमें एक आर्टिकल है 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उत्तराधिकारी है। ये कहता है कि मैं संविधान में जो 368 का जो काम है वो ये है कि संविधान में संशोधन कर देना। मान के चलो हमने क्या कहा कि भारत लोकतंत्र है, ठीक है, हम कह रहे हैं भारत एक गणतंत्र है, लेकिन इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि अब मान लो कि भारत का जो 368 है, ठीक है, जो 368 अनुच्छेद है वो कहीं भी संशोधन कर सकता है। मान लो लोकतंत्र ही हटा दिया, पंथ निरपेक्ष ही हटा दिया। अगर पंथ निरपेक्ष हट गया तो बोल देंगे कि कोई भी सरकार कि भाई जो भारत है वो एक किसी एक धर्म का हो गया, जैसे कि मुस्लिम हिंदू राष्ट्र बन गया या मुस्लिम राष्ट्र बन गया, क्रिश्चियन राष्ट्र बन गया, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष हटा सकता है, लोकतंत्र हटा सकता है, वो गणराज्य हटा सकता है, आर्टिकल 368। तो इसी मुद्दे में केसेस चल रहे थे कि अगर ये पार्ट ही नहीं होगा, अगर ये संविधान का भाग ही नहीं होगा तो इसमें संशोधन ही नहीं किया जा सकता, 368 के अंतर्गत ही नहीं आएगा। लेकिन अगर ये संविधान का भाग बन जाता है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो यही प्रोसेस इसमें अपनाया जा रहा है। तो इसी वजह से ये जो केस थे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि 1960 और 1973 ये दो केसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, एक बोलता है संविधान का भाग है। तो जो केशवानंद केस है ये 1973 में इसका जो जजमेंट आया था उसके ऊपर अब भी कोई वाद नहीं है, मतलब कोई भी अब भी विवाद नहीं करता है, ना ही इसका कोई विरोध करता है। ये आज भी लागू है। तो ये क्यों लागू है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊँ कि ये जो केशवानंद भारती केरलवाद 1973 में आया था, इसमें 13 जज बैठे थे। और ये केस इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 13 जजों से ऊपर आज तक कोई बेंच ही नहीं बनी, यानी 13 जज बिल्कुल हाईएस्ट है। पूरे आज़ाद भारत से लेके अब तक कोई भी बेंच ऐसी नहीं बनी जिसमें 13 जजों से ऊपर बैठे हो। और ये जो फैसला आया था ये आया था 7-6 से, 7-6 से फैसला आया था, यानी 7 जज इस पक्ष, जो 7 जज थे वे इस पक्ष में थे कि केशवानंद केस मतलब के आधार पर, मतलब केशवानंद केस को बिल्कुल तवज्जो दिया जाए और जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग रखा जाए। जबकि 6 जज जो थे वो इस पक्ष में थे कि प्रस्तावना अब भी संविधान का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मेन बात यह आती है कि इस पर अब भी विवाद क्यों नहीं हुए? विवाद इस पर इसलिए नहीं हुए क्योंकि जब ये केस का जजमेंट आया था तो इसमें कुछ कंडीशंस रखी गई थी। ये कंडीशंस क्या थी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि इस केस के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन आधारभूत ढांचे को छोड़कर। अभी आधारभूत ढांचा क्या है? आधारभूत ढांचे का मतलब ये है कि जो प्रस्तावना में कुछ पॉइंट ऐसे हैं अगर वे हट गए तो संविधान जो मतलब लोकतंत्र है, हमारा लोकतंत्र है वो खतरे में आ सकता है, संविधान पूरा खतरे में आ सकता है, न्याय व्यवस्था खतरे में जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आधारभूत ढांचे को छोड़ दिया गया। तो सारे वे पॉइंट जिनसे लोकतंत्र खतरे में आ जाए, व्यक्ति के जो अधिकार है वे समाप्त हो जाए, ठीक है। तो लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए कुछ पॉइंट हमने ऐसे बना दिए जिनको हमने आधारभूत घोषित कर दिया कि भाई आधारभूत ढांचा है, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। दूसरा कंडीशन इसमें यह रखी गई कि प्रस्तावना परिवर्तनीय है, यानी प्रस्तावना में चेंजेस किए जा सकते हैं। वो चेंजेस का मतलब क्या है? आर्टिकल 368 यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। जो प्रस्तावना है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। तो प्रस्तावना के आधार पर केस नहीं हो सकता, यानी प्रस्तावना परिवर्तनीय है लेकिन प्रस्तावना के आधार पर केस नहीं हो सकता, ठीक है। अब तक जो भी प्रस्तावना के अंदर जो लिखा हुआ है उन पर कोई विवाद नहीं कर सकता कि भाई ये गलत है, उसमें बिल्कुल सब कुछ सही लिखा हुआ है, ये मानते हैं। एक कंडीशन इसमें यह रखी गई थी कि प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट दंड नहीं दे सकता, यानी अगर कोई भी ऐसा केस है जो प्रस्तावना से संबंधित है, ठीक है, तो प्रस्तावना के आधार बनाकर पूरे संविधान को आईपीसी सीआरपीसी के आधार पर दंड दे सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना के आधार पर दंड नहीं दिया जा सकता। एक कंडीशन इसमें यह रखी कि
यदि संविधान में को ठीक है, यदि संविधान को न्यायिक अर्थ देने में मदद करता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो प्रस्तावना है वो इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाती है न्यायिक दृष्टि से, क्योंकि जो जज होते हैं वो अपना जजमेंट देने में कभी कभी हेल्प लेते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना का बहुत यूज़ किया जाता है, तो ये इसलिए इसको प्रस्तावना को इतना तवज्जो दिया गया, क्योंकि ये न्यायिक व्यवस्था के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और एक इसका आखिरी पॉइंट वो ये है कि प्रस्तावना का कोई विधिक प्रभाव नहीं होता। प्रस्तावना का कोई विधिक प्रभाव नहीं होता। प्रस्तावना का प्रभाव तभी पड़ता है जब यह किसी अनुच्छेद से जुड़ी हो। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि 0 है, 1 से लेके 9 तक जब किसी अंक के साथ 0 जब जुड़ेगी तभी 0 की वैल्यू, वरना अकेली 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी तरीके से है कि प्रस्तावना पर हम प्रस्तावना को लेकर हम कोई केस नहीं कर सकते, प्रस्तावना को आधार बनाकर। जब तक हम इसके साथ कोई आर्टिकल ना जोड़ दें तब तक हम केस नहीं कर सकते। एक इसमें सबसे ज़्यादा प्रस्तावना को लेकर एक क्वेश्चन अब भी पूछा जाता है, वो ये है कि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 में, देखो एक तो मैंने आपको बताया केस वन भारतीय केस, ये वन 1973 में, और एक 1976 में संशोधन किया गया था किसमें, प्रस्तावना में। तो जब 1973 का जो केस आया था, इसी में एक कंडीशन ये रखी गई थी कि आधारभूत ढांचे को छोड़कर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो। तभी तो संशोधन हुआ था, यानी जैसे ही 1973 में ये केस का जजमेंट आया, तभी 1976 में तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया। ये किया था 42 अमेंडमेंट, और ये 3 शब्द जोड़ दिए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों ये जो संशोधन किया गया था, ये संशोधन इंदिरा गांधी के समय किया गया था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और पंजाब में उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी का मतलब है वहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, वहाँ पर जो सरकार काम कर रही थी, पंजाब राज्य की जो सरकार है वो काम नहीं कर रही थी, ठीक है। कुछ अधिकार होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं जब राष्ट्रपति शासन लगता है, इमरजेंसी लगती है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या ना संविधान की जो प्रस्तावना है इसी में संशोधन के लिए ये संशोधन किया गया था, ऐसा नहीं है। जब भी कोई संशोधन होता है तो उसमें एक नहीं बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स में कुछ चेंज कर दिया जा सकता है, बहुत सारी नीतियाँ, आयोग, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। तो इसमें एक चेंज ये भी हुआ था, ये क्या नाम जो संशोधन है, एक तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रस्तावना में इन्हें संशोधन किया, ठीक। एक इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, और इस संशोधन में ये एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसमें किसी भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया था। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो इंदिरा गांधी ने कहा कि 42वां संविधान संशोधन किया जाए, और इसमें ये बात रखी जाए कि जो पंजाब है उसमें इमरजेंसी लगी हुई है, और जब पंजाब में इमरजेंसी लगी हुई है तो पंजाब अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वोट दे सके। यहाँ चुनाव की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि चुनाव किए जा सके। तो जब चुनाव ही नहीं हो गया, यानी जब पूरे देश में चुनाव हो गए, तो कहीं ना कहीं पंजाब में तो चुनाव होने जरूरी है, क्योंकि पंजाब भी एक अहम हिस्सा है, वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ भी वोट की जाती है प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो इसीलिए ये बोला गया कि अभी पंजाब में ये हालात नहीं है कि यहाँ पर वोट की जाए, तो इसीलिए इस संशोधन को किया गया। और अपना एक काल एक जो 1976 में इंदिरा गांधी के चुनाव होने थे, हो सकता है कि दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाती, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उतरनी थी, दोबारा चुनाव होने थे, लेकिन ये जो सरकार है इसमें 1 साल एक्स्ट्रा कर दिया गया। और ये जो चुनाव है जो 1976 में होने थे, ये 1977 में ये क्या नाम है चुनाव किए गए, और उस समय इंदिरा गांधी हार गई, और एक नए प्रधानमंत्री आए जिनका नाम था मोरारजी देसाई। उन्होंने 44 अमेंडमेंट कराया। ये हम पढ़ेंगे जब क्या नाम है मैं आपको सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ाऊँगा, ये तब बात करेंगे। फिलहाल इसकी दृष्टि से जो प्रस्तावना है उसकी दृष्टि से यही काफ़ी है। तो गाइज़ ये हमारी क्लास थी जिसमें मैंने प्रस्तावना को रखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अदरवाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।